लोकसभा चुनाव को लेकर ऐलान का वक्त जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासत तेज होती जा रही है। मौजूदा समय में भाजपा में जारी प्रवेशोत्सव पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सोमवार को पूर्व विधायक मंतूराम पवार के भाजपा प्रवेश पर बिना नाम लिए कहा कि भाजपा जिन नेताओं पर आरोप लगाती रही है, उन्हें अब पार्टी में शामिल कर वॉशिंग पाउडर से धोकर पाक साफ कर रही है। तो वहीं ये भी कहती है कि भाजपा कितना भी दम लगा ले, इस बार के लोकसभा चुनाव में उनकी विदाई तय है। लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर भाजपा डरी हुई है, उन्हें हार दिख रहा है। पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिन नेताओं के ऊपर आरोप लगाते रही है, उन्हीं नेताओं को पार्टी में शामिल करके कमल छाप वॉशिंग पाउडर से उनकी धुलाई कर रही है और उन्हें फूल माला पहनाकर उनकी जयकारा लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई तय है। बीजेपी बीते कुछ महीने से प्रवेशोत्सव मना रही है, जिसमें अन्य दलों के नेताओं के साथ पूर्व विधायकों को भी शामिल कराया जा रहा है। बात अगर प्रमुख नामों की करें तो आधा दर्जन से ज्यादा पूर्व विधायक, आम आदमी पार्टी की लगभग पूरी प्रदेश इकाई, पूर्व सैनिक, बसपा से पूर्व विधायक और नेता सहित अन्य शामिल हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने हाल फिलहाल में शामिल करीब आधा दर्जन नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा। इनमें से नीलकंठ टेकाम, खुशवंत साहिब, अनुज शर्मा, संपत अग्रवाल चुनाव जीतकर विधायक भी बने। दरअसल भाजपा इसके पीछे दलील दे रही है कि भाजपा के विचारों का समर्थन करने वालों का पार्टी में स्वागत है। तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस को अपना घर देखना चाहिए। कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का समय है। उनको ये सोचना चाहिए कि लगातार उनको हार क्यों मिल रही है, उनके ऐसे कौन से दुष्कृत्य हैं जिससे जनता लगातार नकार रही है। समझना पड़ेगा कांग्रेस को कि लगातार 2 बार केंद्र में विपक्ष के लायक तक जनता ने उन्हें नहीं छोड़ा है। 10 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में देश जहां एक तरफ चंद्रमा पर पहुंच गया, दूसरी तरफ आम आदमी के शौचालय और मकान की भी चिंता हो रही है। कोरोना आता है तो गरीब के लिए वैक्सीन की चिंता होती है, तो अन्न की भी चिंता होती है। ये कांग्रेस उस गरीब की थाली का अन्न तक खा जाते हैं। ऐसे लोगों को उनकी पार्टियां छोड़कर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश, छत्तीसगढ़ प्रदेश, माननीय विष्णुदेव साय जी के 2 महीने के कार्यकाल में हमने जो मोदी की गारंटियां पूरी की, इससे प्रभावित होकर अगर जनमानस भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों उठ रहा है, ये कांग्रेसियों को बताना चाहिए। ये बात तो तय है कि इन दिनों प्रदेश भर में बीजेपी में शामिल होने वालों की भीड़ उमड़ रही है। कमोबेश यही स्थिति 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस में शामिल होने को लेकर देखने को मिल रही थी। बहरहाल प्रवेशोत्सव के जरिए पार्टी में शामिल नेताओं का भाजपा कैसे और कहां इस्तेमाल करती है, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में प्रवेश उत्सव और वॉशिंग पाउडर से धुलाई इन दिनों चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। प्रवेश उत्सव इसलिए क्योंकि बीजेपी लगातार पिछले कुछ महीनों से अन्य दलों के लोगों को बीजेपी में शामिल करवा रही है। उनकी उपयोगिता के हिसाब से उन्हें जिम्मेदारियां दी जा रही है। तो वहीं बीजेपी की इस पूरे अभियान पे कांग्रेस तंज कस रही है। ये कह रही है कि जिसको बीजेपी कल तक दोषी, अपराधी, तमाम तरह के आरोप जिन पे लगाती थी, आज उन्हें बीजेपी में शामिल करके बीजेपी वॉशिंग पाउडर पे धो के पाक साफ कर रही है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से नवीन मार्कंडे जी है, डॉक्टर नवीन मार्कंडे जी है। आप पूर्व विधायक है, वरिष्ठ नेता है। नवीन जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली जी है, आप वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। नितिन जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता भी हमारे साथ है। आप अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत को काफी करीब से समझते जानते हैं। संजीव जी, आपका भी स्वागत है। नवीन जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, जो भीड़ इकट्ठे होती जा रही है बीजेपी में, दर्जन नहीं, सैकड़ों नहीं, अब तो संख्या हजारों में हो चुकी है, सरकार करेंगे क्या इन लोगों का? देखिए अवधेश जी, ये जो लोग हैं जो अनन्य दलों में काम करते हैं, अनन्य दलों में थे और उस पर जो है अपने जो पिछली जो सरकारें हैं उस पर अविश्वास व्यक्त हो रहा है। वो तुलना कर रहे हैं कि मोदी सरकार है, विष्णुदेव साय जी की सरकार है, तो ये किस तरह से काम करते हैं जनता के लिए, डेवलपमेंट, विकास के लिए, और लोगों की गरीबी कैसे दूर कर रहे हैं।
इस चीज को दोनों को तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं और कहीं न कहीं उसके कारण से ये भारतीय जनता के पार्टी के ऊपर जो है अपना विश्वास जता रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं और इसमें शामिल हो रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी विचारधारा से जुड़कर अपनी आस्था व्यक्त करता है, जुड़ना चाहता है, काम करना चाहता है, तो स्वाभाविक रूप से उनको हम लेते हैं। और हम ही नहीं लेते, अन्य दल भी उसको लेते हैं, लेकिन हमारे पास अभी आ रहे हैं तो हम उसको ले रहे हैं। अब कोई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी पार्टी से, किसी विचारधारा से जुड़कर अगर कोई काम करना चाहे तो उसको मना तो नहीं कर सकते। दूसरे तरफ और भी है कि पार्टी किससे बनती है, तो कार्यकर्ता, जनता और उनके विश्वास से बनती है। तो हमारी पार्टी जनता के विश्वास पर, इसीलिए हमने भारतीय जनता पार्टी का जो है नाम दिए हैं, और जनता के लिए काम करने वाली पार्टी है और सतत काम करने वाली। तो इसलिए जो भी लोग आ रहे हैं तो उनको हम स्वागत कर रहे हैं और काम करा रहे हैं, आस्था है। बिल्कुल, मैं जवाब ले लेता हूं। नवीन जी, मैं जवाब ले लेता हूं। नितिन जी, अगर बीजेपी से कोई विचारधारा से जुड़ के काम करना चाहता है तो दिक्कत क्या है? क्यों आप लोग बार बार अपना घर संभालने के बजाय बीजेपी को टारगेट करते हैं, बीजेपी पे तंज कसते हैं? अगर आज मंतूराम पवार बीजेपी में शामिल होते हैं तो कांग्रेस की कमजोरी, आज अगर विधान मिश्रा बीजेपी में शामिल होते हैं, कांग्रेस की तमाम फहरिस्त, लंबी लिस्ट है, दर्जनों सैकड़ों लोग जा चुके हैं बीजेपी में। वही लोग बीजेपी में जा रहे हैं जिनको बीजेपी पानी पी पी कर गालियां बकती है, जिनके खिलाफ बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं। मैं तो सीधी सरल बात करूंगा, राष्ट्रीय परिदृश्य में ही ले जाऊंगा। प्रदेश के भी काफी नेता गए हैं, तो मैं राष्ट्रीय परिदृश्य से शुरू करूं तो मुझे लगता है बेहतर होगा। छगन भुजबल, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, हेमंत बिस्व शर्मा, हाल ही में नीतीश कुमार ने तो कमाल कर दिया। सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है, ये तय है। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो चिंतामणि महाराज को भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में बीजेपी में लिया, विधानसभा चुनाव के बाद लिया, मुझे ऐसा लगता है, और अभी लोकसभा दे दी। तो क्या लोकसभा में जो सिटिंग एमपी थे सरगुजा से, वो क्या अयोग्य थे या उनमें क्या कमी थी? या मेरे साथी, मेरे भाई नवीन मार्कंडे में ऐसी क्या कमी थी को उनको लोकसभा या विधानसभा का प्रत्याशी नहीं बनाया और दूसरी पार्टी से जो व्यक्ति आया उसको लोकसभा की टिकट दे दी? तो ये जो इनका प्रवेश उत्सव चल रहा है, जो आज एक इस डिबेट का विषय है, पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि दूसरी पार्टियों से प्रवेश कराने के लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई है। तो क्या इनके पास कार्यकर्ता नहीं है? भाजपा के जो लोग या जो कार्यकर्ता मुझे इस टीवी डिबेट में देख रहे हैं, मैं उनके भविष्य को लेकर, एक विपक्षीय पार्टी का नेता होने के बावजूद उन कार्यकर्ताओं के भविष्य को लेकर अवधेश भाई बहुत चिंता में हूं, क्योंकि जो लोग दूसरे दलों से आ रहे हैं उनको टिकट भी मिल रही है, उनको मंत्री भी बना रहे। अशोक चौहान को राज्यसभा में भी भेज दिया। क्या कोई और नहीं थे जो योग्य व्यक्ति, जो वहां से प्रयास रखता, लगातार जो पार्टी का झंडा डंडा लेके खड़ा था भाजपा का, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा था? कहाँ गई वो विचारधारा? अशोक चौहान जो कि एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह ने मंचों से एक भ्रष्ट नेता की उपाधि दी और क्या नहीं बोला, उनको पार्टी में राज्यसभा भेज दिया। तो इन सब चीजों से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है। मुझे भाजपा के कार्यकर्ताओं की चिंता हो रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप कम से कम दूसरे दल के कार्यकर्ताओं की चिंता कर रहे हैं। आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का चिंता कौन करेगा, वक्त तय करेगा। मैं एक बार संजीव जी का रुख कर लेता। संजीव जी, आस्था, विचारधारा, कार्य करना चाहता है, ये दो चार अच्छे अच्छे शब्दों के साथ बीजेपी अगर अपना कुनबा बढ़ाने में लगी है तो चुनौतियां भी बढ़ रही होगी बीजेपी के सामने। केवल लोकसभा चुनाव ही नहीं, उसके बाद भी पार्टी को आगे बढ़ाना है। और जो लोग, चिंतामणि महाराज या तमाम लोग जो आज बीजेपी के विचारधारा से जुड़ के, इच्छा से, अंतरात्मा की आवाज से, तमाम चीजों से जुड़ के काम करना चाहते हैं, क्या काम करेंगे वो? देखिए अवधेश, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हमारा जो भारत का जो लोकतंत्र है वो संख्या आधारित लोकतंत्र में, ज्यादातर देशों का जो लोकतंत्र है वो संख्या आधारित लोकतंत्र है। तो इसमें बड़ी बात ये होती है कि जिसकी ज्यादा संख्या उसकी सरकार बनेगी। तो वो संख्या बढ़ाने के तमाम पार्टियां जो है तमाम तरह की हथकंडे अपनाते हैं, और यही कारण है कि जीतने वाले जो भी हमें जिता दे, जिसकी वजह से हम जीत सके, जिसकी वजह से हम जीत कर सरकार बना सके, सरकार बनाकर अपने कार्यों को आगे ला सके, अपने जो कि उनके एजेंडे हैं उसको सामने रख सके। तो इसका एक नतीजा यह होता है कि
ऐसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं जो जीत दिला सके और सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की जा सके। और रही बात ये विचारधारा और ये जो सारी चीजें जो आप जो कह रहे हैं, वो तो अब बीते समय की बात हो गई। किसी भी राजनीतिक पार्टी में किसी भी प्रकार की कोई विचारधारा नहीं है। अगर विचारधारा होती तो ये सही बात है कि ये हमेशा हर पार्टी में, केवल भारतीय जनता पार्टी में होता है या कांग्रेस में होता है, ऐसा नहीं है। तो जिसको पसंद नहीं आता वो दूसरी पार्टी का दामन थाम लेता है। अब आपको लगता है कि भाई मैं जीत सकता हूं यहाँ से, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं दूसरी पार्टी में चला जाऊंगा, वहां से टिकट नहीं मिली तो फिर मैं तीसरी पार्टी में चला जाऊंगा। ऐसे कई बार होता है, आप देख ही रहे, पूरे देश भर में होता है। अभी देखिए क्या होता है कि जब भी किसी नेता को ऐसी संभावना नजर आती है कि अब इस पार्टी में कोई काम नहीं रह गया है, अब दूसरी पार्टी में जाना चाहिए, वहां पे कुछ मेरा उद्धार हो सकता है, तो वो दूसरी पार्टी का दामन थाम लेता है। और जब भी उसको लगता है कि अब इस पार्टी में मेरा काम नहीं रह गया तो फिर वो दूसरी बार वापस भी आ जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि एक नए शब्द गढ़े जाते हैं कि हमने विचारधारा के तहत उस पार्टी में चले गए, फिर वापस आते हैं तो घर वापसी कह दिया जाता है। तो बहुत सारी चीजें होती है। तो ये विचारधारा वगैरह तो कुछ होता नहीं है राजनीतिक दलों में। ये सारी चीजें केवल जीतने और सत्ता प्राप्त करने की उपयोगिता और उपयोग। बिल्कुल सही। मैं लौटूंगा आपके पास संजीव जी। मैं एक बार नवीन जी का रुख कर लेता हूं। नवीन जी, संजीव जी बड़े ही विश्लेषण, बहुत सटीक तरीके से उन्होंने विश्लेषण कर दिया कि संख्या आधारित हमारा लोकतंत्र, संख्या बल से हम कैसे ज्यादा हो, इस पे राजनीति आके टिक गई है। कोई आस्था, अंतरात्मा की आवाज, जो बहुत कीमती शब्द आप इस्तेमाल कर रहे थे कि आस्था हो गया, विचारधारा से जुड़ के चलने का, ये सब कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है वर्तमान राजनीति में। देखिए अवधेश जी, आप बारीक से जब अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा किसी भी पार्टी का जन्म जो होता है वो वैचारिक पद्धति से होता है। बिल्कुल। और विचार में जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक ध्येय है कि भाई अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का हमको विकास करना है, उनको आगे लाना है, मुख्य धारा में लाना है। अब इस ध्येय को लेकर चल रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि हमारी सरकार की योजनाएं हैं वो अंतिम पंक्ति के लिए, चाहे मकान की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो, चावल की बात हो, इलाज की बात हो या पढ़ाई की बात हो या अन्य कई चीजों पर। तो अंतिम पंक्ति के जो लोग हैं जो वंचित हो गए थे इतने वर्ष, 50-55 साल की जो कांग्रेस की सरकार में, उन लोगों को हम आगे ला रहे हैं। तो उन चीजों को लेकर हम काम कर रहे हैं। और ऐसे अगर हमारी सरकार केंद्र में 10 साल की सरकार हो गई या 15 साल हम लोगों ने पिछले समय में भी काम किया, अभी फिर जनता ने हमको विश्वास करके दिया, तो हम फिर उसी ध्येय पर काम कर रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति उससे प्रभावित होकर अगर हमसे जुड़ता है तो इसमें गलत क्या है? दूसरी तरफ है कि भाई मैंने आपसे पहले भी कहा ये लोकतंत्र है। संख्या जो बातें आई है वो संख्या जिसकी ज्यादा होगी वो कहीं ना कहीं सत्ता पाएगा और सत्ता पाएगा तो वो सेवा करेगा। यही बेसिक अंतर है कि जब कांग्रेस के पास जनता थी और सत्ता था तो वो अपने पेट भरने और उसको इकट्ठा करने और घोटाले घपले करने में लगे हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास जब सत्ता आई तो वो सत्ता को सेवा के लिए उपयोग किए। और यही बेसिक अंतर है जो हम जनता तक जाकर बेहतर काम कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस छोड़कर लोग जो है या अन्य दल छोड़कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस के साथ इतने समय तक रहे हैं और कांग्रेस उसके साथ न्याय नहीं कर रही है तो अन्याय कर रहा है, तभी तो लोग भाग रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज है। मैं लौटूंगा। ठीक है, आपने अपने पार्टी का ध्येय वाक्य बता दिया कि अंतिम व्यक्ति तक हमको विकास करना है। विकास की इस परिभाषा को भी समझना होगा कि लोगों को बुला बुला के उसका विकास किया जा रहा है। बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने गंभीर आरोप लगाए कि उनके विधायक को फोन आ रहा है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए। नितिन जी जवाब दे दीजिए कि विकास करना अच्छी बात है, लेकिन बुला बुला के आप विकास कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है डिबेट किस विषय पे चल रहा है, जहां किधर रहा है डिबेट। विचारधारा की बात हो रही थी। मैं पूछना चाहता हूँ ये विचारधारा वो अजीत पवार की कैसे बदल गई अचानक? एकनाथ शिंदे की, नीतीश कुमार की, छगन भुजबल की, बहुत से ऐसे नाम है जो मैं गिनने बैठूंगा तो शायद अशोक चौहान की सुबह हो जाएगी। तो ये विचारधारा कैसे बदली? थोड़ा सा ये विश्लेषण करें। ये विचारधारा की बात कर रहे हैं और करोड़ों रुपए के आरोप, हजारों करोड़ों रुपए के इन सभी के ऊपर ईडी और आईटी के आरोप हैं, जिनके खिलाफ चार्जशीटें दायर हो चुकी है, सब जेल जा चुके हैं। उसके बाद इनको अपनी पार्टी में ले लेना और कह देना कि ये बिल्कुल साफ है और विचारधारा से प्रभावित होकर आए, तो ये जनता जो है ये पब्लिक है।
ये सब जानती है, पब्लिक लेकिन सब नितिन जी, समझ रही है नितिन जी, एक कि सवाल किस है प्रकार ना। झांसे में लेके नितिन फंसा जी। के, डरा के, धमका के ठीक है, नितिन या जी। प्रलोभन देकर आप उनको अपनी ठीक है, पार्टी नितिन जी, एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है ना कि आप खाली गिलास आधा क्यों देखते हैं? आप अपने पक्ष में क्यों नहीं देखते हैं? आप एक देश के सबसे पुराने पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, जिम्मेदार नागरिक, आप सिपाही हैं। आप अपने पार्टी को क्यों नहीं संभाल पाते? आप जितना नाम ले रहे हैं, अजीत पवार को छोड़ दीजिए, आप जितना नाम ले रहे हैं, सारे के सारे तो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी जा रहे हैं। आप अपने लोगों को क्यों नहीं संभाल के रख पा रहे हैं? परवेज भाई, जीवन में, सामान्य व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो कोई गरीब व्यक्ति हो या अरबोपति हो, अच्छे बुरे दिन सभी के जीवन में आते हैं। इसी प्रकार पार्टियों के भी अच्छे बुरे दिन आते हैं। ठीक है, बुरे समय में परिवार के साथ जो है अवधेश भाई खड़े रहना चाहिए। तो जो लोग प्रलोभन में परिवार छोड़कर जा रहे हैं, वो यदि ये सोच रहे हैं कि इनका बहुत उद्धार होगा, तो ये उद्धार शॉर्ट लिमिट तक के हो सकता है। पर मैंने जैसा कि कहा कि कांग्रेस से जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी प्रवेश उत्सव मनाकर उनको अपनी पार्टी में शामिल करवाकर, गमछा पहनाकर, बड़े बड़े फोटो जारी करके यदि वो ये सोच रहे हैं कि वो मजबूत हो रहे हैं, तो मैं ये बता दूं, वो मजबूत नहीं हो रहे हैं। उनके कार्यकर्ता जरूर वहां पे मजदूर हो रहे हैं। तो जो कार्यकर्ता वहां पर काम कर रहा है, मैं तो बोल रहा हूं ना, हमारे यहां से जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं उसकी वजह भी मैंने बताई कि क्या वजह रही होगी, या उनका व्यक्तिगत मामला है, जो लोग गए होंगे उसका। पर ये जाने के बाद वहां पर देखना यह है कि वहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से अनदेखी उनकी की जा रही है, और इन लोगों को जो लोग अन्य दलों से जा रहे हैं। मैं एक बार संजीव जी के पास जाता हूं, फिर मैं सीधे नवीन जी के पास आऊंगा। नवीन जी को जवाब देना चाह रहे थे। संजीव जी, ये पार्टी में 2018 में जब सत्ता का परिवर्तन हुआ, उस वक्त भी हमने देखा कि कई लोगों की कतार लग गई कांग्रेस में शामिल होने के लिए। उस समय भी लोगों के विचारधारा, मन, अंतरात्मा, तमाम जो महंगे महंगे शब्द होते हैं शाब्दिक शब्दकोश में, वो सारे इस्तेमाल हो गए राजनीति में। अब बीजेपी की सरकार बन गई, अब यहाँ पे संख्या अधिक हो गई है। बीजेपी ने विशेष अभियान चला दिया प्रवेश उत्सव का। ये प्रवेश उत्सव का अभियान चला के लोकतंत्र में, आपने कहा कि संख्या आधारित लोकतंत्र, संख्या बढ़ाने के लिए क्या रीति नीति, विचारधारा, तमाम चीजों को दरकिनार किया जाएगा? और जिस बात को लेकर कांग्रेस बार बार कह रही है, नितिन जी अपने पहले जवाब से कह रहे हैं कि कल तक आप जिन्हें कोसते थे, आज वो आपके साथ गलबैया करके बैठे हुए मंच पे, कैसे काम चलेगा? कहाँ गई रीति नीति? देखिए, ये संभावना पे आधारित चीजें होती है। जिस नेता को, जिस पूर्व विधायक को या फिर जो भी है, उनको ऐसा लगता है कि अब मेरी पार्टी में कुछ फर्क नहीं हो रही है, मुझे तो टिकट मिलनी चाहिए थी, तो मैं शानदार पद पे रहता। पदों का खेल है, पद आधारित राजनीति है, पद पे चाहिए जाना चाहते तमाम। अभी एक जो पार्षद का जो चुनाव लड़ता है, अगर वो पार्षद जीत जाता है, उसके मन में तमाम तरह के वो सारी संभावनाएं जन्म लेने लगती है कि मैं भी विधायक भी बनूंगा, कभी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कभी किस्मत साथ दिया तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री भी बन जाऊंगा। तो बड़ी महत्वाकांक्षा जो व्यक्ति जो होता है, तो वही राजनीति में आता है, और महत्वाकांक्षा के बिना राजनीति में वो आगे भी नहीं बढ़ सकता। तो सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। अगर उस व्यक्ति को लगता है कि मेरी महत्वाकांक्षा इस पार्टी में पूरी नहीं हो रही है, तो फिर वो, उनको जैसा जहां भी लगता है कि वहां मेरी महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है, तो मैं वहां चला जाता हूं। अच्छा देखिए, फिर उसके बाद ये जो तमाम तरह की जो बड़ी बड़ी बातें जो होती है, उसकी बड़ी बड़ी बातों का कोई महत्व होता नहीं है राजनीति में। राजनीति साम दाम दंड भेद के आधार पर चलती है, और उसी आधार पर चलती रहेगी। पहले भी चलती थी, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है इस देश में। 1947 में जब से देश आजाद हुआ है, तब से लेकर अभी तक बहुत सारी चीजें हुई है इस तरह से कि साम दाम दंड भेद के आधार पर राजनीति चलती रही है ना? तो अगर ये केवल अभी हो रहा है या फिर आगे नहीं होगा, ऐसा सोचना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। ये लगातार होता रहेगा, और जो भी जिसमें भी महत्वाकांक्षा पार्टी रखी है, जिस भी राजनीतिक दल के नेता ने, वो अपना काम इस तरह से ही निकालने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सर, मैं नवीन जी का रुक। नवीन जी, आप जवाब दे दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं अवधेश जी 3 बातें कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल, ये जो पूरे घटनाक्रम जो आप बता रहे हैं और दिखा रहे हैं, और हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, इसका 3 मैं भाग बता रहा हूं। पहला भाग ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं और कांग्रेस खाली होते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी चिंता उतनी जायज है कि भाई वो अपने घर में को बचाने के लिए कुछ न कुछ आरोप प्रत्यारोप और कुछ बातें करेंगे। बिल्कुल ये स्वाभाविक बात, स्वाभाविक सी बात, और हम तो स्वागत कर रहे हैं लोकतंत्र में।
दूसरी तरफ है कि जिस तरह से नितिन जी चिंता कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या होगा, तो मुझे लगता है कि भाई जब इतनी चिंता हो जाएगी तो हो सकता है कि हम लोगों को कल नितिन जी का भी स्वागत करना पड़े और अच्छा हो जाएगा ये भी। और तीसरी चीज, अगर ये दोनों नहीं है, अगर ये दोनों नहीं है तो फिर छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है देखमरहा। बिल्कुल सर, एक देखमरहा मतलब हाँ। देखमरहा शब्द समझ गए आप? बिल्कुल सब तो जनता समझ के दूसरे को देख के गिल्टी फील करना, तो और उसके बाद उस रास्ते पे चले चलना। हाँ, तो देखमरहा कल मतलब कल मान के चलिए कि नितिन जी को लगेगा तो कि मंतूराम पवार कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होकर बड़ा आदमी बन सकता है, तो नितिन बंसाली क्यों नहीं बन सकता है? या फिर कल के डेट में ऐसा लगेगा नवीन मार्कंडे को कि कांग्रेस में रहकर नितिन बंसाली बड़े पद पे जा सकता है, तो नवीन मार्कंडे क्यों नहीं जा सकता? इसी को देखमरहा कहा जाता है। तो देखमरहा का जो शब्द है ना, वही है कि दूसरे को बढ़ते नहीं देख पाना और अपने आप में कुंठित होना। ये कांग्रेस की आज के डेट में उसका स्वरूप देखने को मिल रहा है। मेरा विषय नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं इसलिए कि मैं चूंकि संगठन में रचा बसा हूँ और मेरा वैचारिक पद्धति है। आप देख रहे होंगे कि भाई 2 बार मुझे टिकट नहीं भी मिला, मैं भी अपने परिवार में हूँ और मुझे अपेक्षा भी नहीं है, ठीक, तो मेरे विषय में नहीं है। लेकिन ये जो देखमरहा शब्द है वो उस तरफ है क्योंकि वो कांग्रेस खत्म होते जा रहा है और उसके एवज में वो दूसरे पार्टी को, संगठन को बढ़ते नहीं देख पा रहा है, तो ये उनकी गिल्टी फील हो रहा है। ये चीज मैं जवाब लेता हूं। नितिन जी, क्यों आप लोग गिल्ट फील कर रहे हैं? कोई गिल्ट फील, सबसे पुरानी पार्टी है आप लोग, थोड़ा सा अपनी पार्टी को रिवाइव कर लीजिए ना। फिल्टर हो रहा है, क्या थोड़ा सा फिल्टर कर लीजिए अपनी पार्टी हो रहा है ना। क्यों आप दूसरे की पार्टी को देख के आप इस तरह से गिल्ट फील कर रहे हैं? अवधेश भाई, वो आटे को छानते हैं तो आटा जो है वो फ्रेश आटा नीचे जाता है और वो जो बच जाता है, बोलते हैं ना, वो कचरा बच जाता है, जो चोकर बोलते हैं, जो भी चोकर है या जो भी, लेकिन अवधेश जी कार्यों में काम आता है, वो छान कहाँ रहे हैं, फिल्टर ही हो रहा है। जो देखो महत्वाकांक्षा होना, वरिष्ठ पत्रकार हमारे आदरणीय संजीव जी ने कहा, राजनीति महत्वाकांक्षा होती, राजनीति में होनी, हर फील्ड में महत्वाकांक्षा होती है, राजनीति भी नहीं, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं महत्वपूर्ण पद पर रहूं और मुझे कुछ मिले। तो महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, पर अति महत्वाकांक्षी होना बुरी बात है। और जैसा कि मैंने कहा कि परिवार का समय जब बुरा चल रहा हो, संघर्ष का समय हो, तो परिवार के बुरे समय में या संघर्ष के समय में परिवार के सदस्यों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग नहीं, लेकिन नितिन जी एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैं संजीव जी का रुख करूंगा। परिवार के बुरे समय में नहीं, अच्छे समय में लोगों ने छोड़ा आपका साथ। एमपी चले जाइए आप, सरकार के रहते रहते ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी चले गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, वो अति महत्वाकांक्षा बन गया। नहीं, केंद्रीय मंत्री क्या मिला, पार्टी ने क्या नहीं दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया को? कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया, मुझे बताइए? सब कुछ दिया। उसके बाद यदि वो वहां से चले गए और वहां पे विधायकों को भी अपने साथ में ले गए, सरकार भी गिरा दी। नितिन जी, सब कुछ अगर दिया जाता, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के अंदर की स्थिति पे थोड़ी चर्चा कर ले अवधेश भाई। हर्षवर्धन अग्रवाल जो है, डॉक्टर हर्षवर्धन अग्रवाल, वो ट्वीट करके बोलते हैं कि मैं मेरे क्लिनिक की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। गौतम गंभीर संन्यास ले रहे हैं। एक वो भोजपुरी गायक अभिनेता पवन सिंह, जिनको आसनसोल से टिकट दी, जिसने बॉन्डे गाने गाए, महिलाओं के खिलाफ अपशब्द बोले, उसको इन्होंने विधानसभा का उम्मीदवार बना दिया, तो वो बोले मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है। दूसरा, वो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश से वो टैनी है, जो वो जिनके सुपुत्र ने गाड़ियां चढ़ा दी थी किसानों के, गरीबों के ऊपर, उन लोगों को टिकट दे रहे हैं। तो ये चलिए, कमोबेश स्थिति है। नितिन जी, मैं एक बार 10 सेकंड के लिए संजीव जी का रुख कर लेता। संजीव जी, आपने पहले ही कह दिया कि ये सिलसिला, ये तस्वीर राजनीति में देखने को मिलेगी, इसका नफा नुकसान क्या होगा लोकसभा की दृष्टि से? 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, मुझे क्लोज करना होगा। संजीव जी, देखिए, ये तो नफा नुकसान जब रिजल्ट आएगा तो आने वाली जो भी पार्टी रहेगी, जो भी जीत या हार जो भी होगी, तो उस हिसाब से वो देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि संभावना पे आधारित है ये सारी चीजें। जिस भी नेता को संभावना ऐसा लगता है कि मेरी जो महत्वाकांक्षा वहां जाके पूरी हो जाएगी या मैं वहां जाकर बेहतर फील करूंगा, तो आप विचारधारा वगैरह छोड़ दीजिए। बाकी सारी चीजें अगर उसको वहां पे वो बेहतर तरीके से पोषित हो सकता है तो वहां जा रहा है। बाकी नफा नुकसान तो आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल, वक्त तय करेगा कि इन तमाम चीजों का नफा नुकसान कांग्रेस को, बीजेपी को, आम जनता को, तमाम कार्यकर्ताओं को क्या होता है। फिलहाल आजकल इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नवीन जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका शुक्रिया, संजीव जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।